हो जाएगा अभी है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो क्लास है आपकी, ये एक बेसिक क्लास टाइप से बताया होगा आप लोगों को, है ना। हाँ, और दूसरा ये भी बताया होगा कि इसके बाद फिर एडवांस क्लास चलेंगी, है ना। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप लोग जो बैठे हो यहाँ पे, आपका जो टारगेट है मेनली यूपीएससी एंड पीसीएस है, यही है ना। यूपीएससी देना है और यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस स्टेट एग्जाम देना है। अब जैसे मैं कहता हूँ ना कि जैसे ये एनसीईआरटी क्लास है, तो आपको लगता है कि सिर्फ एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी होना चाहिए, इसको एनसीईआरटी प्लस भी होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि अब जैसे जितना एनसीईआरटी में लिखा है हम उतने भी खत्म कर दे तो ना तो आपको समझ में आएगा ना हमें बताने में अच्छा लगेगा। हालांकि फुल एडवांस क्लास नहीं होगी, है ना। यानी ये समझ लो ये इस टाइप की क्लास होगी कि ताकि आप अगली क्लास में जब बैठ सको नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ज्योग्राफी आप कहीं से भी पढ़ो उसके बाद, भले ही आप हिंदू से कोई आर्टिकल पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस से कुछ पढ़ लो, या कहीं से भी कुछ भी पढ़ो, तो आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो आप क्लाउड बस्ट, मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा वैसे आपको, जैसे आप क्लाउड बस्ट या बादल के फटने के बारे में कहीं पर आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि अरे बादल फटने का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि वो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है ना। और क्लाउड बस्ट में मेंस में क्या लिखा जाएगा, मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो अलग टाइप के क्लास होगी उसके लिए। इतनी बात समझ में आएगी ना, फॉर एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। लेकिन इस क्लास में मैं इतना जरूर बता दूंगा आपको कि बारिश कैसे होती है, क्लाउड क्या होता है, क्लाउड बस्ट क्या होता है, ये भी आपको बता दूंगा मैं। लेकिन क्लाउड बस्ट में ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्लाउड बस्ट आजकल ज्यादा क्यों हो रहा, बादल का फटने की घटनाएं ज्यादा क्यों हो रही हैं, या क्लाउड बस्ट से हमारी इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ता है, या दूसरे तरीके से फर्क क्या पड़ता है, उसके लिए क्लास वो मेंस प्लस प्री वाली वो अलग से होगी। अब मेरी बात समझ गए होंगे, क्लियर है ना। आप कुछ कह रहे थे। अच्छा यार, ये बीच में कैसे आएगा किसी को पता है, आ रहे। अच्छा चलो ठीक है। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा था, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है तो कुछ यूज किया जाए ना उसका, ये तो भी मजा नहीं आएगा कुल मिला के। अब मेरा जो अपना बोर्ड है उसमें मुझे अंदाजा आ जाता, लेकिन इसमें ये नोट 3 वाला कुछ चक्कर है। एक मिनट में देख लेता हूं अगर ये आता है तो। नहीं, लिखने के लिए तो सब है, बस इसको यूज नहीं किया गया ना ढंग से। जैसे आम आदमी का भी अगर यूज ढंग से ना हो तो फिर दिक्कत हो जाती है नहीं। जैसे हम ही लोग हैं, हमारे यूज जितनी आपके साथ आपके पास एबिलिटी है, जितनी प्रतिभा है, उसका यूज ना किया जाए तो आप ऐसा ही बोर्ड बन जाओगे। है सब कुछ, पैसा लगा हुआ है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए यूज होना बड़ा जरूरी है। अब दिक्कत ये है कि मुझे भी याद कैसे करना, चलो कोई बात नहीं, जब तक आएगा फिर कर लेते हैं। तो मेरी बात समझ गए ना आप, कोई डाउट किसी को। तो ऐसे आपकी क्लास होगी। अच्छा दूसरी बात, जैसे आप सभी स्टूडेंट नए नए हो, ज्योग्राफी कितने लोगों को आती है इसमें से, किनका बैकग्राउंड ज्योग्राफी रहा है, किसी का रहा है ज्योग्राफी, जिनका रहा है बीए में ऐसे कुछ, किसी का नहीं रहा ना, तो ये और अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है ये। क्योंकि आपको भी पता है कि यूनिवर्सिटी का जो लेवल है, या हमारा भी उन दिनों जो लेवल होता है वो क्या होता है, नहीं है ऐसा। मतलब नॉर्मली जब हम कॉलेज जाते हैं तो कौन ऐसे जाता है कि हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, वो माइंडसेट नहीं रहता। और दूसरी बात, कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारा ये बैकग्राउंड नहीं है तो हमें प्रॉब्लम होगी, ऐसा होगा, ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे जो IITian हैं, जो MBBS वाले हैं, और जो CA भी हैं, या पता चल रहा है IIM अहमदाबाद से वो मैनेजमेंट वाला कुछ कर रखा उन्होंने, और उनका सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री ले रखी, किसी ने फिलोसफी ले रखी है, या किसी ने पता चला एंथ्रोपोलॉजी ले रखी है। और कई तो ऐसे खूंखार हैं, 5 साल का वो कर दिया उन्होंने, मेडिकल वाला कर दिया, डॉक्टर है एम्स में, पता चला हिंदी साहित्य ले रखा उन्होंने। इसका मतलब ये थोड़ी कि कबीरदास के सूरदास के गुण आ गए उनके ऊपर। वो सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने आप को कैसे ढालते हो। बात समझ में आई ना। ये ठीक ऐसा ही है जैसे ऋषभ पंत जब स्टार्टिंग में खेलने आया था ना, तो 2020 का प्लेयर था, आपको भी लगा होगा IPL से। आज कहां खेल रहा है, टेस्ट पीरियड खेल रहा है, और कई बार तो 30 बॉल में 1 रन भी नहीं बना होता उससे, क्योंकि वो परिस्थितियों के हिसाब से खेल रहा होता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, मतलब जैसे आप डीजे में नाचते हो, जैसा म्यूजिक चलेगा आप उसी हिसाब से डांस करोगे। तो इसलिए किसका बैकग्राउंड क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करते हो, आपका जो दिमाग है वो किस तरीके से आगे जाता है, ये सबसे मेन बात होती है इसमें, पढ़ाई लिखाई के मामले में। मेरी बात समझ गए आप, क्लियर है ना। तो जब तक ये सही नहीं होता, मैं आपको एक आध चीजें बताता हूं इसमें। अब देखो, मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। अब ज्योग्राफी
अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बातचीत भी होती रहेंगी, बाकी हमारा आपका साथ काफी लंबा रहेगा, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत हो आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो लिखा तो बड़ा बढ़िया जा रहा है भाई, हालांकि ऐसी राइटिंग है नहीं मेरी, है वो सब इसी का कमाल है। तो ज्योग्राफी, अब पहली चीज ज्योग्राफी क्या है समझ गए ना, ये सिंपल सी है। जियो मतलब होता है क्या, इसको हम कहते हैं कि या ये पृथ्वी है, अर्थ है, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ अर्थ, यानी एक ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी के बारे में जाना जाता है। और पृथ्वी के बारे में मतलब खाली अर्थ के बारे में, ये नहीं कि अर्थ क्या है, पृथ्वी में जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, और उसके और जो नेचुरल चीजें हैं उनके बीच में जो रिलेशंस हैं, उन सब के बारे में जब स्टडी करते तो हम उसको क्या कहेंगे, ज्योग्राफी कहेंगे। अब देखो यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं, अब टीचर में फर्क है और स्टूडेंट में फर्क है। ज्योग्राफी क्या है और कितने टाइप की ज्योग्राफी होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी, फलाना ढिमका, इसके फादर कौन है, ये वो, इसमें मैं आपके 2 घंटे ले सकता हूं, आराम से पढ़ा सकता हूं, और आप भी बिल्कुल मजे के साथ पढ़ोगे। कई चीजें मैं बता दूंगा आपको कि आपने जो सुनी नहीं होंगे, आप कहोगे वाह मजा आ गया, लेकिन इससे बड़ी फालतू चीज कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि आप पहले ये सोचो कि आप जीएस के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हो कि एज ए सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ये बताओ पहले तो आप। हाँ, ये हमेशा याद रखना, आप जीएस ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो जीएस ज्योग्राफी आप जब आप पढ़ रहे हो तो समझो कि ज्योग्राफी का सिर्फ लगभग 30% ही आपको पढ़ना है। जो मेरे हिसाब से जितना बड़ा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना अपने आप में, उसका लगभग 30% ही आपको पढ़ना है। अब पढ़ाने वाले आपको 80% 100% पढ़ा देंगे, वो अलग चीज है। कि ज्योग्राफी का फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, कभी आ सकता है जीएस में क्वेश्चन, कभी नहीं पूछा जाएगा, समझ गए ना। या सेटलमेंट ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल क्या है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में जो होता है, या आप जब पहले ऑप्शनल होता था यूपीएससी में, वहां पूछे जाते थे, या जब आपको कोई टीचिंग वाला एग्जाम देना होता है लेक्चरर बनने के लिए। तो यहां पर आप जीएस ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादातर ध्यान रखना है कि आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। मेरी बात समझ में आई ना आपको, तो टू द पॉइंट। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम जीएस ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना कि एज ए सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्लियर कट होना चाहिए। तो यहीं से आपका बोझ क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। कंफ्यूजन, सारा कंफ्यूजन है, 99% स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है, उसमें से 9% कोचिंग लेके सुधर जाते हैं जो फाइट करते हैं, और 90% वो हमेशा ही बेवकूफ रहते हो। आपने देखा होगा भाई, जितने लोग फॉर्म भरते हैं, जितनी तैयारी होती है, उसमें से सिलेक्शन का परसेंटेज कितना है, उस हिसाब से आप देखो। तो मेरे हिसाब से 90% को पता ही नहीं होता है 2-2 4 साल तैयारी करने के बाद भी आखिर उनको पढ़ना क्या है। तो हमें सब्जेक्ट क्या बनाना है, बहुत इजी वे में लेना है, ठीक है ना। तो मेरा ये जो भी क्लास मैं आपकी ले रहा हूं, इसका सीधा मतलब ये होगा कि आपके माइंड में एकदम फिल्टर हो जाए ज्योग्राफी। हालांकि मैं बहुत ऊंचे लेवल का इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो भी आप पढ़ो उसको कभी ना भूलो, आप उसको ज्यादा भूलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो हम जीएस ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा, जब हम जीएस ज्योग्राफी की यहां पे बात करते हैं, तो अगर हम सिलेबस की इसकी बात करें तो वैसे किताबों में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा, वो अलग चीज है, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा ये। पहला होगा कौन सा, फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं, जो हमें पढ़ना है ना, जिसको हम कहते हैं भौतिक भूगोल। ये सबसे जरूरी चैप्टर है। जैसे भौतिक भूगोल की हम जब बात करते हैं तो इसमें हमें मेनली क्या क्या पढ़ना है, आप अपने दिमाग लगाओ। जैसे भी, अब एक चीज और बताऊं मैं आपको पढ़ने की, क्योंकि मैंने खुद भी तैयारी करी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जब भी टीचर कोई वर्ड बोले तो आपको अपना दिमाग लगाना है, उसके भरोसे नहीं बैठना है, हम गलत भी बोल सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं फिजिकल ज्योग्राफी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या हो सकता है, तुरंत दिमाग लगाओ, उससे आपको नींद कम आएगी। एक तो अब मेरी बातें सुनोगे तो फिर आपको नींद आ सकती है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या है, जैसे इसमें हम जो मेनली नेचुरल चीजें हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा पृथ्वी के बारे में, जैसे हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आवाज कम आ रही है? अच्छा, उसके हिसाब से आप चेक कर लेना है यार, इसका कुछ इंतजाम करो यार, है ना। जैसे पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सुना है ना आपने, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हम क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं, मेंटल के बारे में पढ़ते हैं, कोर के बारे में पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का मेरे हिसाब से पहला चैप्टर है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो, है ना। तो सबसे पहले जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो सिर्फ पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अर्थ क्या है। तो इसमें हम सीधे पढ़ेंगे कि भैया क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, 3 चीजें पढ़ते हैं। फिर आप
उसके बाद जब आप थोड़ा आगे जाते हो, आप कहते हो कि यार इसमें तो अर्थक्वेक, भूकंप भी आना चाहिए, ज्वालामुखी भी आना चाहिए ना। तो लेकिन जब हम क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ते हैं तो यहीं से एक वर्ड आता है, जब आप कहते हो स्थल मंडल, लिथोस्फीयर जिसे हम कहते हैं, जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल पढ़ते हैं ना ऐसे। तो यहां पर क्रस्ट मेंटल कोर जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर कौन सा वर्ड आना चाहिए? अब स्थल मंडल आना चाहिए कि जल मंडल, वायुमंडल? स्थल मंडल, लिथोस्फीयर आना चाहिए ना। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये लिथोस्फीयर आएगा, अब स्थल मंडल आएगा। तो यहीं से एक नई चीज बनेगी, स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस ही मेन चीज है। जब हम लिथोस्फीयर या स्थल मंडल पढ़ लेंगे तो इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा? आप जल्दी बताओ। है नहीं, वो वायुमंडल तो क्लाइमेट में अलग पढ़ेंगे, इसके हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से। लिथोस्फीयर, स्थल मंडल हम सिर्फ है, नहीं, हाइड्रोस्फीयर ओशनोग्राफी, वो समुद्र विज्ञान अलग होगा। बिल्कुल सही बात। ये प्लेट्स के बारे में पढ़ते हैं ना हम, प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी जिसे कहते हैं। जैसे आप कहोगे कि प्लेटें जो होती हैं मेंटल के ऊपरी हिस्से और क्रस्ट से बनी होती हैं, ऐसा हम सुनने में आता है। तो जब हमें क्रस्ट के बारे में पता होगा, मेंटल के बारे में पता होगा, तभी तो हम प्लेट के बारे में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनिकी हम पढ़ेंगे। जब आपको प्लेट विवर्तनिकी पूरा क्लियर हो जाएगा तो क्या उसके बाद आपको अगला जो स्टेप है, अब क्या होना चाहिए? क्या अब आप अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो, नहीं कर सकते? आप कहते हो कि भूकंप प्लेटों के टकराने से आता है या ज्वालामुखी आता है, जो भी आता है बोलते ना आप। तो जैसे अर्थक्वेक है, भूकंप है या ज्वालामुखी है, या हम कहते हैं पर्वत निर्माण की घटनाएं, जैसे हिमालय बन गया, एंडीज रॉकीज बन गया, अरावली बना था किसी जमाने में। तो ये जो माउंटेन बिल्डिंग की घटनाएं होती हैं, ये तो ये बताओ, क्या इस सीक्वेंस को तोड़ा जा सकता है? मुझे बताओ, गलती कहां होती है, स्टूडेंट कंफ्यूज कहां होते हैं? वो सबसे पहले क्या पढ़ने लग जाता है? आज हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे, यही वो बेहोश है। अब मेरी बात समझ में आई ना? अगर आप उठा दो आज हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे, भाई कैसे पढ़ लोगे अर्थक्वेक में? अर्थक्वेक में तो लिखा होगा कि ये पृथ्वी में कंपन है ना, ये प्लेटें जब हिलती हैं या उससे हिलती हैं तो आती हैं। तो भाई आपको प्लेट ही नहीं पता पहले, और प्लेट जब आप पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको पता ही नहीं है कि स्थल मंडल क्या होता है, प्लेट किसके ऊपर मूव करती हैं। थोड़ा थोड़ा तो सुना होता ना हमने, ये ऐसी चीजें जो हमने सब सुनी होती है। तो ये बताओ, इसमें पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा खास बात है कि आपको सही तरीके से पढ़ना ज्यादा खास बात है? सही तरीके से पढ़ना खास बात है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि 99% जब हम कोचिंग में आते हैं तो हम सिर्फ इसलिए आते हैं, स्टूडेंट एक आध तो पहले से पढ़े वाले होते हैं, वो छोड़ दो, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कोचिंग का मतलब होता है पढ़ना सीखना, कि पढ़ना कैसे है। जैसे इस ज्योग्राफी के बारे में तो आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन आपसे कहा जाए कि फिलॉसफी पढ़नी है तो आपको पता लग जाएगा कि स्टार्टिंग कहां से करनी है? सोचो दिमाग में, नहीं लगेगा। तो एक टीचर की जरूरत है, एक गाइडेंस की जरूरत है। वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, गाइड करने वाला, टीचर भी हो सकता है। बात समझ में आएगी नहीं? तो यही चीज है। तो आप समझ गए होंगे, हमारी जो पहली यूनिट होगी पढ़ने की, जो हमारी जो पहला सिलेबस होगा, मतलब स्टार्टिंग की क्लास होगी, वो ये होगी। कोई डाउट है ना? तो इतनी चीज मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा ऐसे करके, तब कहेंगे कि हमारा एक यूनिट क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी पे बीच में चट्टान वट्टान भी आ जाएगा, रॉक्स, आग्नेयी चट्टान, अवसादी चट्टान, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, ये सब आ जाएगा उसमें। ये बात समझ में आई ना आपके? तो एक तो ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, जब हम फिर इसके बाद और भी चीजें हम पढ़ सकते हैं। जैसे इसके बाद हम क्या पढ़ सकते हैं? इसी में टोपोग्राफी पढ़ सकते हैं। जैसे कास्ट टोपोग्राफी यानी चूने की चट्टानों से क्या क्या बनता है, ग्लेशियर से क्या क्या बनता है, सुना होगा ना आपने। ऐसे पानी से क्या क्या बनता है, नदियों के द्वारा, डेल्टा विल्टा, बहुत सारी चीजें, ये फिजिकल ज्योग्राफी में। इसी में फिर हम इसको अगर आगे चलें तो इसके बाद जैसे हम और आगे बढ़ते हैं, अब जैसे क्लाइमेटोलॉजी की बात करूं मैं, ये भी फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है। ये भी किसका हिस्सा है? फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा। मैं पहली क्लास है ना आज, मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं कि आपका माइंड क्लियर हो जाए। अब जैसे हम जलवायु विज्ञान की बात करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी की, अब यहां पर भी किसकी जरूरत पड़ेगी? मैं बातें बहुत करता हूं क्लास में आपस में, ताकि आपको नींद ना आए। अगर ये खाली ऑनलाइन क्लास होती तो भी दिक्कत हो जाती, मतलब कैमरा लगा होता प्रॉब्लम हो जाती। तो बताओ क्लाइमेटोलॉजी में कहां से स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले बताओ, दिमाग लगाओ, दिक्कत कहां होती है? दिक्कत वहां होती है जब स्टूडेंट मानसून पढ़ने बैठ जाता है।
तो अगर आप सीधे सीधे मानसून पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, भले ही आप 2 दिन उसको रट लो। या जैसे मैंने कहा बादल का फटना, क्लाउड बस्ट, अगर आप स्टार्टिंग में बैठ गए कि भैया भैया हमने तो क्लाउड बस्ट पढ़ा, थोड़ा बहुत ठीक है, आप क्लाउड बस्ट समझ जाओगे, बादल फटना फट समझ जाओगे, लेकिन जब यूपीएससी में जब क्वेश्चन आएगा उसमें से लिखेगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, एक आध तो समझ में आ जाते, एक आध समझ में नहीं आता, फिर हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यही तो होता कि नहीं होता? तो सबसे पहले जब हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे तो हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे जब मैं पढ़ाऊंगा इसको, भाई विंड क्या है, एयर क्या है कि नहीं है, बारिश कैसे होती है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आजकल उमस बहुत चल रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता, बारिश आखिर होती कैसे है, बारिश का फॉर्मेशन कैसे होता है, समझ गए ना, हवा गर्म होगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरा फिजिक्स है, समझ गए ना। तो ये जो बेसिक चीजें आपको पता चलेंगी, हवा गर्म होके ऊपर ही क्यों उठती है, ऊपर जाके ही बादल क्यों बनते हैं, माउंटेन में ही क्लाउड बस्ट क्यों होता है, तब ये चीजें जब आप पढ़ लोगे तो क्लाउड बस्ट या माउंटेन या साइक्लोन चक्रवात, ये सारी चीजें पढ़नी क्या हो जाएंगी, बहुत इजी हो जाएंगी आपको। मेरी बात समझ गए ना। तो सारा खेल आपके समझ में क्या आया, पढ़ाई तो महत्वपूर्ण है ही, स्टडी तो जरूरी है ही, भाई आप 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, या आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से, उससे ज्यादा जरूरी क्या है, हाँ सही डायरेक्शन बोले तो क्या, ये जिसको हम क्या कहते हैं, पढ़ने का तरीका, खास तौर पे ज्योग्राफी में। हिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, हिस्ट्री में अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ रहे हैं तो उससे पहले क्या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना जरूरी है, कोई लिंक है उसका, कोई लिंक नहीं है। हाँ लिंक इतना ही है कि जब आप जहांगीर को पढ़ रहे हो तो हुमायूं या अकबर को पढ़ना जरूरी है, इतना ही तो है भाई। या औरंगजेब को पढ़ रहे हो तो उसके पिछले 2-4 पता होने चाहिए आपको, क्लियर है ना। या शिवाजी को पढ़ रहे हो तो आपको मुगलों को पढ़ना जरूरी है। अब महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए आपको औरंगजेब की क्या जरूरत पड़ गई भाई। लेकिन यहां पर अगर आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो आपको किसको पढ़ने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए बारिश कैसे होती है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि नहीं है। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपका बात फटेगी, समझ गए ना। अच्छा तीसरी बात ये तो होगी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब जो तीसरी स्टेज की बात करें, कई बार आप कंफ्यूज भी होते होंगे कि भैया ऐसा क्या है कि तीसरी स्टेज में क्या पढ़ाएंगे, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो, होता ना ऐसा। देखो तीसरी स्टेज क्या होती है, या जो अब जो इजी क्लासेस का पीक लेवल आपको चलेगा, उसमें क्या होता है, उसमें जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसमें जैसे स्टेटमेंट आएगा, विश्व में जहां जहां भी कोल्ड करंट्स पाई जाती हैं, ठंडी समुद्री जलधाराएं पाई जाती हैं, वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति फॉर्मेशन नहीं होता है, यह स्टेटमेंट है। अब बेहोश मतलब कंफ्यूजन है कि नहीं है। अब उसने क्लाइमेटोलॉजी को, ट्रॉपिकल साइक्लोन को किससे जोड़ दिया, ओशनोग्राफी से जोड़ दिया, ओशन करंट से जोड़ दिया। अब चीजें बदल गई नहीं बदल गई, समझ में आ रही ना मेरी बात आप। तो ये होता है थर्ड स्टेज, और इसी चीज को आपको लिखना है आगे। अब थर्ड स्टेज क्या होती है, जैसे आप पढ़ते हो कि एल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा है, सुना होगा आपने, सभी ने सुनते हैं एल नीनो का इफेक्ट पड़ता है मानसून पे, हम ये पढ़ते हैं। लेकिन वो जो एल नीनो है उसका वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ता है, बात समझ में आई कि नहीं है। विश्व व्यापार में क्या फर्क पड़ता है, उसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी से उसने जोड़ दिया। ये थर्ड स्टेज है, मतलब फाइनल स्टेज जिसे कहते हैं। जैसे फसल प्रतिरूप होता है, एक क्वेश्चन है क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे आप जहां के भी रहने वाले हो, आप कई बार गेहूं बोते हो, गेहूं के साथ सरसों बोते हो, गन्ना भी बोते हो साइड में, साल में बोलते कि नहीं बोते हैं। ये क्रॉपिंग पैटर्न है, फसल प्रतिरूप है। ये इको का सब्जेक्ट है कि ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है? हाँ ये मिक्स है, आजकल सब हो चुके हैं, हम समझ लो ना, ऑलराउंडर हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकारें अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को, अब तो इसी में दिक्कत चली, उसको बढ़ा दें, सरकार सुविधाएं ज्यादा दे दें, या कुछ ऐसी चीज हो जाए, पॉलिटिक्स हो जाए, तो क्या क्रॉपिंग पैटर्न ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमी में भी डिपेंड करेगा नहीं करेगा, बताओ, अर्थव्यवस्था में भी करेगा ना। तो वो जो होगा वो अगला लेवल होगा आपको, जैसा कि यहां पे इजी में आपको बताया गया होगा स्टेज में, समझ गए ना, क्लियर कट है आवाज। अच्छा यहां से आ रही, तो मेरी बात समझ गए ना। ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा, आराम से बैठे रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाकी फिर सिलेबस चलता रहेगा। ऐसे ओशनोग्राफी फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते, इसमें क्या क्या पढ़ाना है। मेरा मेन मकसद ये था आपसे कि मैं यहां पे क्यों आया हूं, क्लियर है।
ठीक है, यार इसको क्या हुआ? ये किसी को आता है इसमें से? ये उम्र का भी फर्क पड़ता है ना, अब हमारा बुढ़ापा आ चुका है। चलिए, अब ये थोड़ा सा दिख रहा है, पता नहीं अब ये कम कैसे होता है, किसी को पता है? मिनिमाइज कर, कहां से? हाँ, बस ये लड़का खतरनाक। अब हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, अब तुम नेक्स्ट टाइम कर लेना, ठीक है? अच्छा, तो ये बताओ, जितनी भी मैंने अभी बकवास करी आपके सामने, आपके समझ में आ गया ना मैं क्या करने वाला हूं? आ गया कि नहीं आ गया? बस ये आना जरूरी है, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं ये पहले से पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। जैसे पुराने जमाने फिल्मों में देखा होगा आपने, अगर दरवाजा खुल रहा है और जो लेदर के बूट के साथ सफेद पैंट काला जूते के साथ ऐसे पैर रख रहा है कोई, तो हीरो है कि वो गुंडा है? विलेन है ना वो। बस पहली पहचान लो क्या पूछा जाने वाला। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये पहला चैप्टर है। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, अक्षांश, देशांतर, सोलर सिस्टम, ये अलग से पढ़ाया जाएगा, उसको मैं पहले दिन नहीं पढ़ा रहा आपको, ठीक है ना? उसमें थोड़ा झमेला बहुत है। तो मैंने बता दिया आपको हम कहां तक दौड़ेंगे आगे, इसमें मैंने बता दिया आपको, ठीक है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, देखो रटना वटना कुछ नहीं है, जबकि आपसे बेसिक क्लास कहा गया तो इसको बेसिक तरीके से ही लेना है आपको। अंडा देखा आपने? बॉयल अंडा, कच्चा वाला नहीं है ना, बॉयल अंडा है। तो बॉयल अंडे में कितनी लेयर्स होती हैं अगर आपसे कहा जाए तो? सही से बताओ, अंडा खाया नहीं शायद आपने। 3 होती है ना? हाँ 3 होती है ना। एक जो बाहर का है उसको हमने फोड़ के फेंक दिया, उसके अंदर एक व्हाइट वाली होती है, कहते हैं कैल्शियम वेल्शियम होता है उसमें, उसको भी हम खा देते हैं। एक अंदर वाला सबसे खूंखार होता है, वो येलो या कई बार सिल्वर कलर ऐसे कुछ होता है, ग्रे कलर टाइप का। 3 लेयर होती हैं। इसी अंडे को आप समझ लो पृथ्वी, समझ गए ना? तो अर्थ की भी कितनी लेयर हुई? 3। सबसे बाहर की जो सबसे पतली वाली लेयर होती है वो कौन सी हुई? क्रस्ट। उसको क्या बोलेंगे हम? क्रस्ट। उसके अंदर वाली जो सफेद वाली है वो क्या होगी? मेंटल। और उसके अंदर जो पीली वाली होती है वो कोर। तो कितने हिस्से हुए? कोर। अब इसी चीज से ना, अंडे से ही आप समझ जाओगे कि इसकी जो क्वालिटीज हैं वो क्या क्या है। क्रस्ट में क्या होता है, मेंटल में क्या होता है, ये भी क्या होता है, ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो भैया वो पेज कहां से आएगा जरा बताओ? यहां से? इससे? ये वाले से? हाँ, इसको, अच्छा ठीक है। यार ये कल सही करना है भाई, है इस बात के लिए। यहां से ये वाला? यहां से? अच्छा हाँ, अब तो आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब तो वो उसमें भी आ जाएगा। ये नोट 3 में सही होता है, मैं नोट 3 में ही करता था। चलो कोई बात नहीं। तो हम पढ़ रहे हैं भाई आज की डेट में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है? एनसीईआरटी आपको पता ही होगा, कई लोग 6, 7, 8, 9, 10 सब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, है ना? लेकिन अगर आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ लो, भूगोल के मूल सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, वहां से भी आप क्लियर कर सकते हो। इसमें क्लियर है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है ना? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मैंने आपसे सबसे पहले कहा था अभी थोड़ी देर पहले
कि जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो यहीं से हम पढ़ेंगे स्थलमंडल लिथोस्फीयर के बारे में, वहीं से हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, वहीं से हम भूकंप के बारे में, वहीं से ज्वालामुखी के बारे में, और आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैंने आपसे क्या कहा कि अर्थ जो है स्टार्टिंग में, देखो हमें ऐसा पता है कि जैसे हम कहते हैं कि जो अर्थ की जो एज है, पृथ्वी की जो एज है, हम कहते हैं कि लगभग अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा हुआ है 460 करोड़ साल, ऐसे कहते हैं ना, यानी 4.6 बिलियन ईयर, 460 करोड़ साल पुरानी थी। अब ये अर्थ कैसे बनी, क्या बनी, इसको सोलर सिस्टम में अलग से बताएंगे हम, फिलहाल नहीं तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे। तो 460 करोड़ साल पहले ये बताओ अर्थ जब बनी होगी स्टार्टिंग में, सब कुछ एक साथ, सारे प्लैनेट्स बने, सारे ग्रह एक साथ बने, सब घूम रहे हैं सन के चारों ओर ऐसे ऐसे करके, तो उस समय उसका टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा कि कम रहा होगा, ये बताओ। ज्यादा रहा होगा, है कि नहीं? तो टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, ऐसे ऐसे घूम रही थी अर्थ। अब धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर क्या होने लगा, कम होने लगा। स्टार्टिंग में ब्लास्ट भी बहुत ज्यादा हो रहे होंगे, विस्फोट ज्यादा हो रहा है, और अर्थ की अपनी ग्रेविटी है, एक गुरुत्वाकर्षण बल है अर्थ का अपना, और तो वो चीजों को कहां की ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो अर्थ बड़ी होती जाएगी कि ऐसे सिकुड़ती जाएगी, ऐसे होती जाएगी ना धीरे धीरे, जैसे फैले थे बाद में फिर कम होती जाएगी। अब धीरे धीरे कम होने लगी, यानी जितना बड़ा आकार है आज की डेट में हमारा उतना बड़ा हो गया। अब ये बताओ जब अर्थ कम होने लगी, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस, फलाना फलाना जो भी आप सोच सकते हो, मिनरल्स, सब कुछ थे उस समय, है कि नहीं? फिर वो कॉम्पैक्ट होने लगी ऐसे, और टेम्परेचर भी उसका धीरे धीरे क्या होने लगा, है ना। अब जब अर्थ धीरे धीरे ऐसे होने लगी, तो बताओ जो भारी पदार्थ होंगे, जो हैवी मेटल्स होंगे अर्थ में, वो कहां जाएंगे? आप सब जानते हो कहां पे, सेंटर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यानी पृथ्वी का जो अंदरूनी हिस्सा है, मान लो ये है, अब आप ये अर्थ समझ लो ऐसे होने लगी, तो ये जो अंदरूनी हिस्सा होगा ये कैसे पदार्थों का बना होगा, पहले तो ये बताओ। भारी पदार्थों का। ये सिंपल चीज है, इसको रटना वटना नहीं है। जैसे आप किसी टब में पानी डाल दो, पानी है, उसमें आप बड़े बड़े पार्टिकल्स, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स, कुछ और भी छोटे पार्टिकल डाल दो और ऐसे घुमा दो उसको, तो देखना आप जो सेंटर पे होगा वहां पे कौन से पार्टिकल इकट्ठा होंगे, बड़े के छोटे? बड़े वाले हैवी मेटल्स, और हल्के वाले साइड में। ये बात समझ में आई ना? तो अब आप इतना बिल्कुल मैं आपको साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगा इसको, ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं, क्योंकि ये फिजिक्स प्लस ज्योग्राफी है। तो बताओ ये जो अंदरूनी हिस्सा है इसको क्या कहोगे आप? कोर कहोगे। तो ये कैसे पदार्थों का बना होगा? भारी पदार्थों का बना होगा। क्या क्या बताएंगे बाद में। और धीरे धीरे बाहर को कैसे कैसे, हल्के हल्के पदार्थों का बना होगा, है कि नहीं है? अच्छा, दूसरा, टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे, अर्थ पृथ्वी ठंडी होगी, तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होगी तो जो पहले जमाने में गैस थी या लिक्विड फॉर्म में था वो किस फॉर्म में आएगा? नहीं, ठंडा होने के बाद ठोस फॉर्म में आएगा, नहीं आएगा? यानी पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होगी तो ये जो पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा है, ये वाला जहां पे हम खड़े हैं, ये मान लो आप हो, ये हिस्सा ठंडा हो गया। ये कैसा हो गया? ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया, कूल हो गया। तो ये हिस्सा किस फॉर्म में आएगा ये बताओ? सॉलिड फॉर्म में आएगा, नहीं आएगा? क्लियर हो गया? और जो ये बीच वाला ये अंदरूनी हिस्सा है, यहाँ की वो टेम्परेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अंदर टेम्परेचर ज्यादा, ये हमें पता भी चलता है, कई बार ज्वालामुखी निकलता है नीचे से, वोल्केनो आता है, तो हमें लगता है कि अंदर टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। तो कितनी चीजें आपको समझ में आ गई यहाँ पे, कि बाहरी हिस्सा ठोस है, अंदर का हिस्सा कैसा है वो बताएंगे अभी, लेकिन हमें लगता है कि अंदर टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। समझ गए? तो एक आध चीजें हमारी क्लियर हो गई यहाँ पे। एक तो अंदरूनी हिस्से में तापमान क्या है? ज्यादा है। दूसरा, अंदरूनी हिस्से में दबाव, प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा, ये बताओ? कॉमन सेंस, ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात। तो तापमान भी ज्यादा होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा। तीसरी चीज, घनत्व, डेंसिटी, ज्यादा या कम? तो अब ये बताओ, ये रटने वाली चीजें हैं कि ये समझने वाली चीजें? ये बताओ आप पहले तो, है समझने वाली चीजें है ना ये। अब आप जब किताब पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए बच्चे को? जो 12th वाला बच्चा है, 11th वाला, उसको उतनी अकल नहीं होती, उसको छोड़ दो। लेकिन हम जैसे बच्चे हैं जो बड़े वाले हैं, उनको ऐसे पढ़ना चाहिए। अच्छा, फिर क्या अंदर से फिर दूसरी आवाज कैसे निकलनी चाहिए? ये कब निकलेगी? जब आपको पहले से समझ में आ गया होगा कि भैया ये तो कॉमन चीज है यार, इसमें क्या बता रहा है, यही तो चीजें लिखी है, उसमें और क्या लिखा है। समझ गए ना बात? तो ये अब यहां पर जो हमें पढ़नी है, जो बेसिक चीजें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो यही पढ़ना है कि टेम्परेचर और दबाव का क्या संबंध है ना? टेम्परेचर और प्रेशर का
क्या संबंध है नीचे को जाने में, तो कहां पर टेम्परेचर कितना कितना होगा, और अंदर की जो चट्टान है वो किस किस फॉर्म में होंगी, इतना हमें पढ़ना है अंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्लियर हो गया आपका, मोटा मोटा समझ गया आप? चलिए ठीक है। अच्छा अब वो बताओ वो कहां से आएगा है? ये मीन्यूस है यहां से, अच्छा फिर एग्जिट ये वाला, चलिए हो गया यार, तो सीधे जाना चाहिए था, पता नहीं क्या हो रहा है। अब आप समझ गए। अब ये जो मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, ये सीधे सीधे क्या है, ये पूरी एक क्या है, अर्थ है, जहां पे आप हो मैं हूं सब कुछ खड़े हुए हैं। तो इसका जो बाहरी वाली जो लेयर दिख रही है आपको, ये वाली, इसको क्या कहोगे आप ये बताओ पहले तो? क्रस्ट। ये आपका बिल्कुल छप जाना चाहिए दिमाग में, ये क्रस्ट है। और जो मैंने कहा अंडे का छिलका व्हाइट वाला होता है वो क्या है, मेंटल। तो रेड वाला क्या है, मेंटल है। बीच वाला जो सफेद वाला होता है अंडे का, और जो अंदर का ये हिस्सा है ये क्या है, ये कोर है। यहां पर कोर के इसने कितने हिस्से कर दिए, 2। ये क्यों किए इसको बताऊंगा मैं। ये है आंतरिक कोर, इनर कोर, और ये क्या है, आउटर कोर। एक बात दिमाग में छप गया। आज पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि आपको मेरी आदत नहीं है, मुझे आपकी आदत नहीं है ना, इसलिए ऐसा है। बाकी फिर धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा और इजी हो गया, मैं इसीलिए इसको दिखाना चाह रहा था, इससे जल्दी बनता है दिमाग में। कोई डाउट? बाहर का हिस्सा क्रस्ट, अंदर का हिस्सा मेंटल, और इनर कोर आउटर कोर, ये सबसे अंदरूनी हिस्सा ये। कोर के 2 हिस्से हो गए, ठीक हो गया। अब ये डायग्राम आप देखो, इसको मैं वैसे भी बनाऊंगा हाथ से। अब ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसे लिया गया है कि जैसे ये अर्थ है हमारी, ये क्या है, पूरी अर्थ है, उसका ऊपर से लेके सेंटर तक क्या क्या है, कैसे कैसे, इस बारे में हमें जानकारी लेनी है, ठीक है ना। अब ये जानकारी हमें कहां से मिलेगी? अब ये पेज नहीं मिलेगा क्या मुझे भाई? यार ये बड़ी दिक्कत है, पेज तो चाहिए, कहां से निकालूं? अच्छा ऊपर से, ये ना, बोर हो गए यार आप भी हैं। चलो अब ऐसे समझो, जहां से क्वेश्चन आते हैं मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये अर्थ है, ठीक है, और यहां पे आप खड़े हो, अर्थ में ऐसे खड़े हो, तो ये अर्थ का सेंटर है। क्या हम इसको इस टाइप से ले सकते हैं? हमने एक ऐसे ले लिया ना, हमने ले लिया कि यहां की रॉक्स कैसी हैं, यहां की रॉक्स कैसी हैं, यहां की रॉक्स कैसी हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए अच्छा दूसरी चीज, अब इसको ऐसे लो, जैसे मान लो आप दिल्ली में हो, सपोज आप ये हो, आप दिल्ली में बैठे हुए हो, ठीक हो गया। और हो सकता है कहीं पर आप हिमालय की ओर जाने का मन कर जाए आपका, भाई जमीन तो कहीं ऊंची होती है कहीं नीची होती है। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे ना भैया हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, हमें जाना है कहाँ, गोवा, चेन्नई, मतलब बीच में आनंद लेना चाह रहे हो। अब कलर चेंज मुझे करना नहीं आ रहा, चलो कलर चेंज नहीं करते। ये क्या है, हम इसको कह देते हैं भैया ये है समुद्र, ये क्या है, सी है। क्लियर हो गया? अब इसके नीचे भी जमीन है, इसके नीचे भी जमीन है, और समुद्र के नीचे भी क्या है, जमीन है। हर जगह क्या है, जमीन है कि नहीं है? क्लियर है? अब ये जो क्रस्ट वाली बात हम करते हैं, तो हमारे नीचे क्रस्ट है कि नहीं है? है। तो अगर मैं क्रस्ट का डायग्राम ऐसे बनाऊं एकदम प्लेन, देखो यहां पर क्वेश्चन है अच्छा वाला, अगर मैं ये बनाऊं और मैं कह दूं, ध्यान दो यही क्वेश्चन है अच्छा वाला, मैं कहता हूं ये क्रस्ट है, ये भूपर्पटी है, बताओ ये डायग्राम सही है कि गलत है? सही बोला करो, हाँ पहली नजर में सही है गलत? सही है ना? पक्का? पक्का कि नहीं? ये गलत है। टीचर जब भी जोर देके कहे कि तब तो समझ लो कि ये बेवकूफ बनाने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही तो क्वेश्चन है, क्रस्ट की गहराई अलग अलग है, लेकिन ये सीधे अगर हम लाइन खींचेंगे तो ये सही नहीं होगा। ऐसा क्यों है मैं बताता हूं आपको। वो इसलिए है, ये इसको आइसोस्टेटी या समस्थिति कहते हैं। ये क्या है, जैसे ये हम कहते हैं क्रस्ट है, ये भूपर्पटी है। देखो होता क्या है, इतना बड़ा एक ऐसे समझो, जैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं आपको। अब जमीन है,
जमीन में अगर आपको इसको गाड़ना है, इसको जमीन में आपको गाड़ना है, तो इसको कितना नीचे डालना पड़ेगा कि स्टेबल रहे? इतना बहुत है? आधा नहीं, इतना बहुत है। इतने में स्टेबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, इतना। और यहीं पर एक 10 फीट का पोल है, उसको गाड़ना है, क्या उसको भी इतना ही गाड़ोगे? मोटा मोटा समझने के लिए उसका बेस और गहरा जाएगा कि नहीं जाएगा? उसका बेस और गहरा जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ गए ना मेरी बात? अब तो अब ये बताओ, ये तो इतना ही है, तो हिमालय आप कह सकते हो जितना ऊंचा ऊंचा है उसको बेस देखने के लिए कहते हैं ना, हिमालय हल्के पदार्थों का बना हुआ है। कहते हैं ना कभी हिमालय उतने बहुत हल्के हल्के पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो बताओ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए इसको? अब मेरी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? इसको समस्थिति आइसोस्टेसी कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, यानी हिमालय का जितना ऊपर है उसको टिकाने के लिए, उसको बेस बनाने के लिए भी उतना क्या होना चाहिए? हाँ। अब जो सी पहले से नीचे है, समुद्र का जो नितल है, इसको बॉटम ऑफ द सी कहते हैं, इसको कहते हैं नितल। ध्यान देना, एक वर्ड आता है जो हिंदी में बड़ा वो सा लगता है, इसको बोलते हैं नितल। और जो ऊपर है इसको क्या बोलते हैं? तल। ये कई बार कंफ्यूजन होता है तल और नितल में, जब आप पढ़ते हो ना। इसको इंग्लिश में कहेंगे सी लेवल, और इसको कहते हैं बॉटम ऑफ द सी। अंग्रेजी में तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये नितल होता है। तो समुद्र के नीचे, जो समुद्र के नीचे चले गए आप जमीन में, तो वहां पर जो क्रस्ट की मोटाई होगी, ये बताओ ज्यादा होगी कम होगी? है? कम होगी। और वही चीज अगर आप हिमालय जैसे या ऊंचे माउंटेन्स में देखोगे, तो वहां पे क्रस्ट की मोटाई क्या होगी? ज्यादा होगी। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना? अब यही फर्क है थोड़ा सा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी प्लस और एसएससी की तैयारी करने में। अगर आप खाली एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप वनडे एग्जाम की तैयारी करो, तो आपके एग्जाम में क्या आता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बात खत्म हो गई, अब ना पूछने का दूसरा हो। लेकिन यहां पर ये पूछ सकता है, वो पूछ देगा कि जैसे स्टेटमेंट देगा, हिमालय के नीचे जो क्रस्ट है उसकी मोटाई गंगा के मैदान में जो क्रस्ट है या प्रायद्वीपीय पठार, इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, एमपी वाला एरिया, उससे ज्यादा होगी। स्टेटमेंट सही की गलत? स्टेटमेंट सही की गलत? स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? माउंटेन्स, ये भी हमारी बात समझ में आ गई ना? तो यही फर्क है एक वनडे एग्जाम की तैयारी करने में और एक वहां यूपीएससी टाइप एग्जाम की तैयारी करने में। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, यही मेन चीज है, और कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि यार मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं 45% वाला हूं, मैं 50% वाला हूं, या मैं 90% वाला हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आधे तो इसी में बेहोश है दूसरे के परसेंटेज को देख के, है कि नहीं है? लास्ट ईयर देखा होगा, एक लड़की मॉडलिंग करती थी इसी दिल्ली में, यूपीएससी निकाला उसने। तो अगर आप यहाँ पे सलमान खान टाइप से इतने बड़े वो लेके, वो उसने तो नीलम पहन रखा है, ऐसे ऐसे जाके जुल्फों को ऐसे ऐसे करके, मतलब चलना भी टेढ़ा टेढ़ा है, तब भी आप यूपीएससी लायक हो। और सुबह सुबह आप 4 बार गायत्री मंत्र गा रहे हो, लेकिन दिमाग नहीं चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप हो। और जमाना बदल गया यार अब, समझ गए ना? पुराने जमाने में ऋषि मुनि लोग, हमारे जो वो होते थे विद्यार्थी, वो ऐसे बैठते थे ओ में से। क्यों? क्योंकि वहां पर मैथ की पढ़ाई नहीं होती थी, वहां पर आध्यात्म और स्पिरिचुअल पढ़ाई होती थी। अगर वही गुरुजी मैथ पढ़ाते तो ऐसे बैठते हो? तरीका बदल गया, नहीं बदल गया भैया? वही चीज है। तो आप समझ गए इसको, क्लियर है? अच्छा बताओ अब, लेकिन ये बताओ, वेट सब जगह बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ आप, वेट सब जगह बराबर होना चाहिए? नहीं बराबर होना चाहिए ना। जैसे आप यहां बैठे हो, ये यहां बैठे हैं, तो एक संतुलन बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए? अर्थ में सभी जगह वेट क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बड़े लेवल पे, ऐसा नहीं कि आपकी शादी हुई तो 50 लोग वहां चले गए तो वहां की जमीन धस जाएगी, ऐसा नहीं कह रहा मैं। लेकिन एक बड़े लेवल पे एक संतुलन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए ना। अगर संतुलन नहीं है, इक्विलिब्रियम या बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा? अर्थ बैलेंस कर लेगी, करती कि नहीं करती? टाइम लगता है उसमें, टाइम लगता है 100 साल, 200 साल, 1000, 2000 करोड़ों साल लग सकते हैं। अब ये बताओ, ये जो पूरी अर्थ है उसमें पूरा पूरा एक संतुलन, एक व्यवस्था है कि नहीं इस समय? मोटा मोटा है। यानी यहां का वेट, यहां का वेट, यहां का वेट और इसके नीचे का वेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए लगभग। हम बहुत बड़े पैमाने की बात करें, बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो ये बताओ, इसको समझ लो आप कॉटन, इसको समझ लो आप 1 किलो कॉटन है ये।
हमने कहा कि ये 1 केजी क्या है, कॉटन है, और इसको समझ लो आप, वो भी 1 केजी है, वो क्या है लेकिन कॉटन है कि क्या है, वो मान लो एक किताब है, आपकी ज्योग्राफी की बुक है 1 किलो की, वो इतनी सी होगी और वो इतना सा होगा, दोनों को तराजू पे रखोगे बैलेंस बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो हल्के पदार्थों से कौन बना है, अब बात समझ में आई नहीं आई आपकी, हल्के पदार्थों से कौन बना होगा, कॉटन, और भारी पदार्थों से, तो ये बताओ, अगर मैं ये कहूं, अगर मैं इस हिस्से को कहूं, इसको कहूं मैं महाद्वीप, ये डायग्राम किताबों में नहीं मिलते हैं, किताब वाले अगर डायग्राम बनाना सीख जाए ना, हालांकि उनकी कॉस्ट ऊपर बढ़ जाएगी, कोचिंग नहीं आएगा कोई, जैसे एनसीईआरटी बहुत बढ़िया लिखी गई है, लेकिन डायग्राम भी वो ऐसी बना दें तो कोचिंग आने की जरूरत ही नहीं है फिर, ये बात समझ रहे हो आप। तो ये महाद्वीप है कि नहीं है जहां आप खड़े हो, उस महाद्वीप है ना, उसको क्या कहोगे ये बताओ, महासागर, ओशन। तो महासागर, अगर मैं कहूं कि ये महाद्वीपी क्रस्ट है, ये महाद्वीप क्रस्ट है, महाद्वीपी क्रस्ट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, महासागरी क्रस्ट या ओशनिक क्रस्ट कहेंगे नहीं कहेंगे। आपने कई बार ऐसा सुना है, महाद्वीप हल्के पदार्थों के बने होते हैं, जबकि महासागर उनके नीचे जो क्रस्ट पाई जाती है वो भारी पदार्थों की बनी होती है, ऐसा सुना है कि नहीं सुना है, सुना है ना ऐसे स्टेट, आप पढ़ते हो, अब समझ में आया ऐसा क्यों है, समझ गए ना। और दूसरा इसका कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कैसे, जब मैंने कहा था एक टब में अगर आप पानी रख दो, उसमें बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल सब रख दो, ऐसे घुमा दो, तो बीच में भारी वाले जो हल्के हल्के वो दूर तक जाएंगे। तो वैसे अर्थ में जो हल्के थे वो कहां तक चले गए, हिमालय पर्वत तक ऊंचे उड़ गए, माउंट एवरेस्ट तक, और जो और जिनको ज्यादा ही वो कहते हैं ना ज्यादा ही छिछोरे थे जो, वो कहां चले गए, वो ऊपर चले गए एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, जो उनसे भी और अव्वल दर्जे के थे, हाइड्रोजन टाइप के, हीलियम जो और हल्के थे, वो कहां चले गए, वो और ऊपर चले गए। ऐसा ही तो हुआ है ना, लेकिन सब के सब किससे जुड़े हुए हैं, अर्थ की ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं। ये बात समझ में आई ना आपके, ऐसे समझो इसको, क्लाइमेट में भी याद है, समझ में आए। तो अगर आपसे कहा जाए कि महाद्वीपीय क्रस्ट का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो ज्यादा होगा कि महासागरी क्रस्ट का ज्यादा होगा, जरा बताओ, ज्यादा होगा नहीं होगा, वही 1 किलो की बुक है और 1 किलो का क्या है, कॉटन है, ये बात समझ में आई ना। तो इसका जो घनत्व होगा वो ज्यादा होगा, और नीचे वाले इधर का, इसकी जो डेंसिटी होती है, मैं यहां लिख देता हूं, दरअसल है क्या ना, मैं भी आज 1.5 साल के बाद क्लास ले रहा हूं कोविड के चक्कर में, तो मुझे आदत नहीं हो रही है अभी फिलहाल कि क्लास कैसे ली जाती है। 1.5 साल तक अगर ना क्लास ली जाए तो कैसा रहेगा, छूट गया ना सब ये कोविड के चक्कर में, पूरा मुखर्जी नगर बंद हो गया है। तो ऑफलाइन क्लास में पहली बार ले रहा हूं आज। घनत्व हम कह सकते हैं यहाँ पे 2.9 के आसपास होता है, कितना 2.9, और यहां पर हम कह सकते हैं घनत्व लगभग 2 कितना है 7 है कि नहीं है, वही ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक वाला। जैसे अर्थ का कितना है, अर्थ का घनत्व कितना है लगभग, बताओ बताओ, पूरे अर्थ का एवरेज औसत घनत्व, कोई बात नहीं, जब आपको ना याद हो तो इसमें कोई भी पश्चाताप वाली बात नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं जितने ज्यादा आपको नहीं आएगा उतना ही हमारा क्या है फायदा है। तब अगर आपको सब कुछ आता तो आप क्यों आते हैं यहाँ पे। लेकिन दुख कब होता है, जब अगली क्लास में पूछा जाए और फिर ना आए, है ना। अर्थ की जो डेंसिटी है लगभग 5 है, कितनी 5, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उन सब में अर्थ की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। सबसे घना ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी का घनत्व 5 के आसपास है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका जो घनत्व है महासागरों के नीचे जो डेंसिटी इसकी वो है वो 2.9 है, और महाद्वीपों में 2.7 है। तो जबकि एवरेज 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ बाकी नीचे की ओर घनत्व क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, और एवरेज कितना निकलेगा उसका 5। क्लियर होगी ना बात। तो ये बताओ अब इसके नीचे वाला हिस्सा, इसको मैं क्या नाम दे दूं, मेंटल, इसको हिंदी में भी मेंटल ही कहते हैं भाई, ठीक है, जैसे भूपर्पटी है, और सबसे नीचे वाला भाग क्या है, कोर, और इसको हिंदी में कहते हैं अंतरतम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। और मोटा मोटा जब हम डेंसिटी की बात करेंगे, उसको अभी लिखा भी होगा, वो सारे मिल जाएंगे आपको, उसका
जिसकी घनत्व जो लगभग 5 है, और इसका नीचे जाते जाते 10, और आखिर आखिर में पहुंचते पहुंचते कितना हो जाता है 13। तो यानी एक स्टेटमेंट भी बन गया आपका, अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप करते हो, पृथ्वी के नीचे की ओर जाने में, अंदर की ओर जाने में लगातार घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है। दबाव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तापमान, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये सब क्लियर हो गया ना। लेकिन उसका रेशियो क्या होगा, कैसे कैसे बढ़ेगा, और इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, ये एक अलग बात है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? इतनी बात समझ गए आप? ठीक है। अब ये क्रस्ट कितने किलोमीटर होती है, क्या होती है, इसको हम अगले में दिखाएंगे। ये आपको लिखना है, ये बनाना है। चलो आप बना सकते हो फिर इसको। अब नेक्स्ट क्लास कल जब भी होगी ना, मैं पूरी तैयारी के साथ इसमें आऊंगा, फिर ये इधर उधर वाला नहीं होगा इसमें। दरअसल मैं भी थोड़ा कमजोर विद्यार्थी रहा हूं ना। मैं विद्यार्थी था यूपीएससी का, जब हमारे यहां पीडी का मतलब होता था क्या, आजकल पीडी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? पीडी बोलते हो ना, आप क्या बोलते हो? जैसे मतलब पीडी लाए हो, मतलब पीडी क्या है, पी एंड डी। हाँ चलो एक बात ये, और वो क्या है जो लगी है वो? नहीं नहीं, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, आप भी लग रहा है थोड़ा सा पुराने वाले हो। आजकल स्टूडेंट से अगर पीडी का मतलब पूछा जाए तो पेन ड्राइव बोलता हो। अच्छा, आज से 5 साल 6 साल 7 साल पुराने स्टूडेंट है तो क्या बोलता था? प्रतियोगिता दर्पण। तो हम कौन से जमाने के हैं? प्रतियोगिता दर्पण के, हमें पता ही नहीं है। तो ये दिक्कत हो जा रही है आजकल। वो वाले ज्यादा हो गए ना, ऑनलाइन वाले, और ये टेक्नोलॉजी वाले ज्यादा हो गए। तो ये है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप लिखना चाहते हो, देखो ये प्री की क्लास है, इसमें कभी भी एक चीज पे ध्यान मत दो। स्टूडेंट सबसे ज्यादा दिक्कत किस में आता है, आजकल देखा होगा दुनिया भर के टेलीग्राम, ये फलाना फलाना चल रहा है, पीडीएफ के चक्कर में पड़ा रहता है स्टूडेंट। सही आदत है वो, खराब आदत है, ये बताओ। अरे आप यार पटवारी की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, या उसकी एसएससी की, कि जहां पर लिखा होता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, ये लिखा होता है ना, उसमें लिख दिया आसाम, तो पीडीएफ हो गई वो। अरे ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जा रहा है भाई, जब इस लेवल की तैयारी है? आपको खुद मेहनत करनी होगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क का क्लाइमेट कैसा है, कौन वहां पाया जाता है, सरकार ने कोई नया स्कीम लॉन्च करी है नहीं करी है, उससे करंट अफेयर से भी जोड़ता है ना, उसको पूरा पढ़ो उसको। तो उसके लिए पीडीएफ की जरूरत है कि आपको 10 जगह से पढ़ के उसको लिखना है, किसकी जरूरत है? हाँ। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो साइड से किसी ने ऐसा लिखा जो आप खुद से लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा कि महाद्वीप हल्के पदार्थों से बने होते हैं, महासागरों के नीचे जो क्रस्ट होती है वो भारी पदार्थों की होती है, ऐसा मैंने लिखा। अगर आपको लगता है कि मुझे साइड में लिखना चाहिए, आप फटाफट लिख दो उसको। और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो। जैसे लिखा महाद्वीप हल्के पदार्थों से, नीचे क्या लिखा, महासागर के नीचे क्रस्ट भारी पदार्थों, बस। इससे क्या होगा, आपके नोट्स बनाने की क्षमता क्या होगी, अच्छी होगी। और जब मेंस में आप लिखोगे तो वहां पर आपके जो थॉट्स हैं वो आएंगे, और वो किस पे जाएंगे, बुक्स जो आप राइटिंग करोगे ना वहां पे, उसमें अच्छे से आएंगे वो। नहीं तो आपसे कहा जाए कि अभी बताओ महाद्वीप और महासागर में क्या फर्क है, आधे मिनट तुम सोचने में लग जाते, जबकि बहुत ईजी है। उसमें पानी होता है, उसमें पानी नहीं होता, लेकिन हम तो सोचते क्या जो लिखूं मैं। लेकिन जब आदत होगी ना, समझ रहे हो, तो वो अच्छा काम करेगा आपका। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। ये हो गया फिर क्लियर? बाकी आप खुद से बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, अभी और भी चीजें आएंगी इसमें। अब इसी चीज को मैं अगर ऐसे बना दूं, देखो ये बनाना बहुत जरूरी है, इससे फील आता है कि मैं हूं। ठीक है, तो ये बताओ, ये सबसे ऊपरी हिस्सा क्या है, क्रस्ट। और हाँ, एक चीज और जरूर ध्यान दो, अगर इसमें हिंदी माध्यम वाले हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ये टर्म्स है ना लिखने वाले, ये हाँ हिंदी में नहीं, इंग्लिश में जरूर लिखा करो, क्योंकि हिंदी वाले ससुरे कुछ का कुछ लिख देते हैं। ये समझते हो ना आप, हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है वो कुछ का कुछ होता है वो।
वो ससुरे ब्लू माउंटेन को नीला पर्वत लिख देते हैं। बात समझ में आई ना? जबकि ब्लू माउंटेन का नाम नीलगिरी, वो अंग्रेजी वालों ने गलत किया, वो कई बार उसको कुछ का कुछ लिख देते हैं। तो जरूरी है कि क्रस्ट तो है ना, अंग्रेजी में तो सही लिखा होता है। और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है यूपीएससी में, किसी भी एग्जाम में, तो हमेशा सही किसका माना जाता है? इंग्लिश का माना जाता है। तो उसको क्रस्ट ही लिखो। एक बार पता चल गया आपको भूपर्पटी है, तो भूपर्पटी लिखने की जरूरत दोबारा नहीं है, ये क्रस्ट है। जल्दी बताओ, ये मेंटल है। तीसरा क्या होगा? आउटर कोर। इसको हम हिंदी में कहेंगे, मैं अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन मैं लिखूंगा हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में इसमें, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे बाह्य कोर और इसको हम कहेंगे आंतरिक कोर। लेकिन जब आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानते तो कोशिश करो ज्यादातर कि इंग्लिश का वर्ड आपको ज्यादा याद हो, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। अब मैं ये क्यों बनाया मैंने डायग्राम? डेप्थ, कौन कितनी है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया ये बताओ क्रस्ट की मोटाई कितनी है, कोई बता सकता है क्रस्ट की मोटाई कितनी होगी? किलोमीटर में ही होगी पहली बात तो। अगर मैं कहूं कि क्रस्ट की मोटाई 50 किलोमीटर है और किसी किताब में अगर लिखा हो कि क्रस्ट 70 किलोमीटर मोटी है, तो आप दावा किस पे ठोकोगे गलत कह रहा करके? दावा किसी पे नहीं ठोका जाएगा, क्योंकि ये आप पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हो कि आर्टिकल इतने में है तो इतने में ही है। ये है भूगर्भ विज्ञान, जिसको हम जियोलॉजी टाइप से कहते हैं। यहां पर कोई नापने थोड़ी गया है नीचे कि भैया यहाँ पे क्रस्ट इतनी है, यहाँ पे इतनी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर आप हिमालय जैसे पर्वतों के नीचे देखोगे तो क्रस्ट की मोटाई 70-80 किलोमीटर भी हो सकती है। लेकिन अगर आप बॉटम ऑफ द सी, मैरियाना ट्रेंच है जैसे गहरी ट्रेंच है ना, उसके नीचे जाओगे तो वहां पर आपको 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर भी मिल सकती है। तो महासागरों के नीचे क्रस्ट क्या है? 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर 12-15 किलोमीटर है। माउंटेन्स में आपको 60-70 भी मिल जाएगी, लेकिन जो पठारी इलाका है बीच वाला, वहां पर 30-40 भी मिल सकती है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर मैं ये लिख दूं कि क्रस्ट की मोटाई लगभग 30 से 50 किलोमीटर होती है, नीचे को मतलब गहराई है ना, और ओशंस में या महासागरों में इसकी मोटाई 10 किलोमीटर के आसपास भी हो सकती, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है? सही है। बात समझ आई? ये इसमें हमेशा लगभग में लिखा जाएगा, ये है ना। तो इसलिए किसी किताब में अगर लिखा हो कि क्रस्ट की मोटाई 100 किलोमीटर, अभी मैं एक दिखाऊंगा गूगल में मैप है, तो उसको कह दो कि ओके आप भी सही हो अपने हिसाब से। हाँ, 200 किलोमीटर नहीं हो सकती या 2 किलोमीटर नहीं हो सकती, इतना नहीं होगा डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, मेंटल है। अब मेंटल की गहराई ये लगभग सभी किताबों में एक साल लिखा हुआ है। ये है कितना? 2900 किलोमीटर 29, और ये है 5900 किलोमीटर 5100, और ये 6371 किलोमीटर। ये दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है ना? 6371 किलोमीटर, यानी अर्थ की जो रेडियस कह सकते हो आप, त्रिज्या, वो कितना है? लगभग 6371 किलोमीटर। कहीं पर 6374 भी लिखा हुआ है। क्या आप दावा ठोक दोगे? नहीं। तो नापा कहां से गया क्या पता, है ना। तो ये मोटी मोटी चीज है। तो ये है मेंटल क्रस्ट कोर, ये वाला। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम यहां पे कहें डेंसिटी घनत्व की बात कहें, वो तो मैंने पहले बता दी थी। अभी इसकी घनत्व तो लगभग मतलब 2.7 के आसपास है, इसका 5 है, इसका 10 है, इसका लगभग कितना है? 13 के आसपास है। हम कह सकते कि ये भैया ये इसका क्या है? घनत्व है, ठीक है। अब नीचे की ओर जाने में दबाव भी क्या होता है? बढ़ते जाता है, तापमान भी बढ़ता जाता है। ये अब कितना कितना बढ़ता है, कैसे कैसे बढ़ता है, इस बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। ये वाला बनाना है आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर से नहीं, ऊपर से। यहां से आप -30 कर दो, हाँ ऐसे हो, ये यहां से होगा कि मतलब आपको यहां से अगर आप 5100 किलोमीटर तक जाओगे तो आउटर कोर मिलेगा, उससे आगे जाओगे तो इनर कोर मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो इसको। हालांकि मैं इसका डायग्राम आपको जो है ना, वो गूगल से जो हमने मैप लिए हैं वो आपको दे दिया जाएगा। अब उसकी व्यवस्था कैसे करनी है, क्या करनी है, मैं पूछ लूंगा। यहाँ पे टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी मुझे आज थोड़ा सा, है ना। तो जो गूगल वाले जो मैप है ना, उसमें वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे धीरे धीरे, ये भी आपको मिल जाएगा। हालांकि होता क्या है कि ये पूरी की पूरी चीज, जैसे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, जो भी डायग्राम, इसमें फायदा क्या है, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो भी डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इसमें ये पूरे का पूरा आपको क्या हो सकता है? दिया जा सकता है यहां से फाइल, मतलब हाँ, ये भी सेव हो जाती है ना। मतलब मैप बनाने की जरूरत ही नहीं है अगर आप ऑनलाइन इसको देखते हो अपने उससे। तो ये सारी सुविधाएं हैं, बस उसमें थोड़ा सा आज पहला दिन है इस वजह से। और लोड नहीं लेना है भाई,
जो भी चीजें पढ़ी जा रही हैं वो एकदम याद हो जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना? और जब बाकी फिर एडवांस क्लासेस होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें क्वेश्चंस को क्या होता है, इधर से उधर से इधर क्या होता है, घुमाना होता है। जैसे यहां से क्वेश्चन ना आके इसको वो ज्वालामुखी से जोड़ देगा, वो वोल्केनो से जोड़ देगा, इसी को वो अर्थक्वेक से जोड़ देगा वो। तो वहां पर फिर एक ऑप्शन आ रहा है, दो ऑप्शन पर, उसी में डिस्कशन करना होता है। समझ गए ना आप? अब जब यही नहीं पता है तो फिर कैसे होगा? इसका थोड़ा सा बस यही है। अच्छा ये बताओ, अब हम कह रहे हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी है, 5, इसकी डेंसिटी 10, इसकी, क्या कोई गया है नीचे नापने के लिए? ऐसा तो नहीं है ना कि कोई नीचे गया हो, भैया नाप लो। दूसरा, हम ये भी कहते हैं कि यहां पर जो मेंटल है ये, इसका टेम्परेचर जो है, यहां का तापमान लगभग हम कहते हैं कि 10, 1200, 1500 डिग्री सेल्सियस है। यानी ऐसा माना जाता है कि 100-200 किलोमीटर की गहराई पे, मतलब आप कह सकते हो 100-200 किलोमीटर की गहराई पे जो टेम्परेचर है वो लगभग 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 1200 से 1500, अलग अलग किताबों में अलग लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और कहीं कहीं पर यह भी लिखा होता है कि जो आउटर कोर है, यहां का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। कितना? 4000। और इनर कोर का टेम्परेचर 5000 डिग्री के आसपास है। एनसीईआरटी में हालांकि 2500 लिखा हुआ है, वो अलग अलग तरीके से उन्होंने किया। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इस हिसाब से, ऐसा क्यों है ऐसा मैं बताऊंगा, इस हिसाब से यहां का टेम्परेचर 2500 सेल्सियस होना चाहिए कोर का। लेकिन उसने लिखा है कि, किंतु आगे लिखा है थोड़ा सा कि उस, अगर हम दूसरे पे जाएं तो लगभग 4 से 5000 तक भी हो सकता है। यानी क्लियरिटी किसी को नहीं है, क्योंकि इतना गहराई में कौन जाएगा भाई, वो भी जमीन के नीचे। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम यहां के टेम्परेचर की बात करते हैं इस वाले के, तो हम कहते हैं कि यहां का टेम्परेचर जो है वो 4000 डिग्री सेल्सियस से लेके 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है नीचे। अब दूसरा, इंसान की जो पहुंच है नीचे जाने की, वो मुश्किल से आपको 6 से 7 किलोमीटर, जो हमने जैसे कोल माइंस बनाई हैं, दूसरी माइंस बनाई है ना हमने, तो 4 से 5 किलोमीटर की गहराई तक हमने डायरेक्ट खुदाई करी है, यानी वहां तक हमने ड्रिल किया हुआ है, वहां की हमें जानकारी है 4 से 5। और मैक्सिमम अगर कोई पतली चीज डाल दो तो 10 से 11 किलोमीटर, रशिया में एक बार हुआ था ये, 10 से 11 किलोमीटर बस। हम कह रहे हैं 10 किलोमीटर, यहां भाई साहब बात किसकी कर रहे हैं, 6000, कोई तुलना ही नहीं है। और उतना नीचे कैसे तुम कोई चीज जाओगे? और टेम्परेचर आप कह रहे हो 100-200, कितना, ये क्या लिख दिया मैंने, 1200। तो 1200 डिग्री सेल्सियस में कौन सी चीज डाल दोगे जो गलेगी नहीं नीचे जाके? कौन आदमी होगा वो? शक्तिमान तो हो नहीं सकता, है कि नहीं भाई? तो कहने का मतलब ये पता कैसे चलता है ऐसा है? तो ये सारे किस पे हैं? अनुमान ही तो है ही। जैसे प्लूटो पे कोई नहीं गया, मंगल पे गया कोई नहीं गया, लेकिन हम अंदाजा लगा रहे हैं ना। तो वही चीज यहां भी है, कुछ हमारे पास प्रमाण है साइंटिफिक। तो हम ये कह रहे हैं कि नीचे को कैसे पता चलेगा इसका? क्लियर हो गया ना? अच्छा, दूसरा ये बताओ, ये जो इनर कोर है या आउटर कोर है, यहां पर टेम्परेचर अगर 4000-5000 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो यहाँ की जो रॉक्स है या जहां का जो फॉर्मेशन है, वो चट्टाने हैं, वो किस फॉर्म में होनी चाहिए आपके हिसाब से? है लिक्विड, गैस? 4000 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा है। कैसी होनी चाहिए? ठोस, द्रव, गैस? है लिक्विड। देखो आप लोगों में भी कंफ्यूजन है, तो आप भी साइंटिस्ट से कम नहीं हो। साइंटिस्ट भी बेहोश हैं इसमें, कई महान महान लोग हैं। मतलब जो जमात है वो अलग अलग तरीके से बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं गैस होनी चाहिए क्योंकि इतने बड़े ज्यादा टेम्परेचर में गैसियस फॉर्म में होगा। कुछ लोग कहते हैं लिक्विड होना चाहिए। साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, हम तो नॉर्मल आदमी जैसे आप निकाल लिक्विड। लेकिन कुछ खूंखार है वो कह रहे हैं कि सॉलिड होता है। तो आंसर क्या होगा? है हाँ, सॉलिड ही होगा ना, तभी तो लोचा, जहां लोचा है वहीं से तो क्वेश्चन उठेगा, है कि नहीं है? तो ये जो इनर कोर है आपका, ये कहा जाता है कि किस अवस्था में है? ठोस, सॉलिड है। और जो बाह्य कोर है ये किस अवस्था में है? लिक्विड, द्रव अवस्था में। अब ऐसा क्यों है? और ये जो मेंटल है ये है तो चिप प्लास्टिक टाइप का, ये सॉलिड ही है, ये ठोस है नीचे वाला। अब ऐसा क्यों है? यही तो क्वेश्चन है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको?
कि आखिर ये ठोस है तो क्यों है, वो द्रव है तो क्यों है। देखो कम तापमान में कितना है, द्रव, इसका टेम्परेचर कम है यानी 3-4 हजार। उससे ज्यादा में क्या है, यानी जो हमारा जो कंसेप्ट था बचपन से बनाया हुआ कि टेम्परेचर बढ़ता है तो चीजें मेल्ट होती हैं, गलती हैं, वो कंसेप्ट क्या हो गया यहाँ पे, वो खराब हो गया। क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा ऐसा क्यों, एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ आपको है कि नहीं है। तो यही चीज आपको पढ़नी है, ये लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये ठोस है, ये द्रव है, वो सॉलिड है, ऊपर वाला तो सॉलिड है। ऐसा क्यों, प्लास्टिक भी होगा कहीं पे, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। बहुत ईजी है ये। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको, मैंने कहा था हमें ये पता करना है कि टेम्परेचर और प्रेशर, तापमान और दबाव का आपस में रिलेशन क्या है, फिजिक्स, वही चीज है ये, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें आगे जाते हैं, देखो अब ये बताओ सबसे पहली बात कौन जाएगा नीचे ये हाथ लगाने के लिए कि ये लिक्विड है, कौन जाएगा नीचे कि ये ठोस है, कौन होगा ये कोई हो सकता है ऐसा खूंखार इंसान, साउथ का हीरो भी नहीं जा सकता इसमें। उधर वाले तो हॉलीवुड वाले तो उनसे कमजोर ही हैं, हमारे साउथ वालों से कमजोर हैं। तो ये बताओ ये कौन जाएगा ये। तो यहां पर हमने क्या किया, कुछ अनुमान लगाए, कुछ हमने अंदाजा लगाया, है ना, कि अलग अलग चीजों से कुछ सोर्सेस। एक तो हमने लगाया कि ज्वालामुखी से, हमने किससे अंदाजा लगाया, वोल्केनो से। हमने कहा कि भैया ज्वालामुखी जब नीचे से फटता है तो ज्वालामुखी जब बाहर आता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। हमने अंदाजा लगाया कि ज्वालामुखी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो उससे क्या पता चल रहा है फिर, उससे ये पता चल रहा है कि नीचे गर्मी है। उससे ये तो पता नहीं चल रहा है ना कि ज्वालामुखी कहां से आ रहा है, कितनी गहराई से आ रहा है। और दूसरा ये सोचो, क्या वोल्केनो यहां से आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है भाई। 6000 किलोमीटर से कोई चीज ऊपर को आए तो जो ऊपर का हिस्सा वो कहां जाएगा, वो जैसे अगर हमारे हाथ में यहां पे कट जाए कोई चीज, हमारे हाथ में यहां से कोई चीज कट जाए तो क्या अंदर से आते बाहर आती है, क्या आता है, जो सबसे बाहर होगा ब्लड ही तो आएगा। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ज्वालामुखी कहां होगा, इधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा। हाँ, मेंटल पे होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो ठोस है, ये हम मान लिया कि हमने किस अवस्था में, ये सॉलिड है, क्योंकि हम जहां रह रहे हैं इतना तो पता ही है हमें। तो मेंटल्स में क्या बनता है, ज्वालामुखी बनता है, वोल्केनो आता है, गर्मी है, वो उसका प्रेशर रिलीज होता है वहां से, दबाव का, वो बाहर आ जाता है। लेकिन नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ कौन सा माल है, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। तो ज्वालामुखी से हमें सारी चीजें पता नहीं चलती हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरा, जब हम दबाव की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, तो ऊपर से इतना ज्यादा दबाव है, इतनी चीजें हैं कि दबाव बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, नीचे को प्रेशर बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा, क्या एक लिमिट के बाद प्रेशर काम कर सकता है? इसी को ले लो आप, मोबाइल है, इस पे कोई चीज रख दो, पिचक जाएगा। इस पे रोलर चला दो और पिचक जाएगा। फिर एक सीमा ऐसी आएगी, तुम कुछ भी चला दो उसमें, वो कहेगा अब तुम्हारे बस का ना है, इसके बाद हमारी लिमिट क्या है, क्रॉस हो चुकी है, हम इससे ज्यादा डेंस या इससे ज्यादा पतले अब नहीं हो सकते। तो वही रूल यहां भी फिजिक्स में लागू होता, पूरे फिजिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। यानी आपका जो दबाव है और डेंसिटी है, वो भी एक लिमिट के बाद काम करनी क्या कर देती है, बंद कर देती है। एक लिमिट होती है हर चीज की, डेंस होने की भी या पिचकने की भी, समझ गए ना। अगर इसी हिसाब से डेंसिटी बढ़ती है तो यहाँ की डेंसिटी तो बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए भाई, इतना ज्यादा दबाव है इसमें, है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए डेंसिटी तेरी है। तो ये चीज तो आप समझ गए, डेंसिटी का मतलब, इसका मतलब वोल्केनो का मतलब, और हाँ टेम्परेचर का मतलब। अब हम समझते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का हम यहां पे समझते हैं, तो टेम्परेचर का क्या हिसाब है, उसके बाद मैं आता हूं असली चीज में। अब ये भी हमें पता है कि टेम्परेचर नीचे को जाने में क्या होता है, बढ़ता है। अब टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, एक तो पहले जमाने से ही अर्थ गर्म है, दूसरे आपने सुना होगा कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे रेडियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, ये सब कहाँ है, अंदर ही है। अब इनमें नीचे नीचे ब्लास्ट होते रहता है, अपने आप ही ये जलते रहते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं, जलते हैं, दुखी होते हैं, ये इनका अंदर चल रहा है हिसाब किताब। तो वहां टेम्परेचर ज्यादा है। तो जब हमने नीचे की ओर टेम्परेचर काउंट किया, अब हमने काउंट क्या किया, हमने ज्वालामुखी के लावा का टेम्परेचर क्या किया, काउंट किया। अब ज्वालामुखी के लावा के टेम्परेचर हमने काउंट किया, तो हमें ऐसा लगा कि भैया जहां से लावा आ रहा है वहां का टेम्परेचर लगभग कितना है, 1200 1500।
एक तो हमें ये लग गया कि भैया इतना डिग्री टेम्परेचर यहाँ होना चाहिए, क्लियर हो गया, 100-150 किलोमीटर के आसपास। दूसरा, हमने यहां से कोई चीज डाली, थर्मामीटर ही डाल दिया, जैसे हम मान लो 6 किलोमीटर की गहराई पे चले गए, वहां हमने कोई थर्मामीटर टाइप का डाल दिया, वहां देखा तो हमने स्टार्टिंग में देखा हमने क्रस्ट के ऊपरी हिस्से में, तो वहां पर हमने देखा कि हमारा जो टेम्परेचर है भैया वो 32 डिग्री सेल्सियस, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, 32 मीटर में कितना, 1 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ रहा है, इस टाइप से। इतना जल्दी टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब सोचो अगर कुछ मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए टेम्परेचर, स्टार्टिंग में बढ़ता है ऐसे नीचे जाने में, तो बताओ यहां जाने तक कितना हो जाएगा टेम्परेचर, 1000 में कि लाख में, है लाखों में हो जाएगा ना। ये हम तो कुछ मीटर की बात कर रहे हैं, फिर मीटर का 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, फिर 6000, वो समझ लो कितना हो जाएगा वो। ये लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए किसका, इनर कोर का, आंतरिक कोर का टेम्परेचर लाखों डिग्री होना चाहिए इस हिसाब से, जिस हिसाब से यहां बढ़ रहा है। तो ये वाली थ्योरी भी क्या हो गई, अब खत्म हो गई। इसका मतलब ये है, क्या टेम्परेचर जिस रफ्तार से यहां बढ़ता है क्या उसी रफ्तार से बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि जो ऊपरी हिस्सा है, कौन सा वाला, क्रस्ट वर्स्ट वाला ऊपर वाला, वहां पर रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स हैं, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, इस टाइप की चीजें हैं, इनकी संख्या क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है या ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए वहां पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। यानी अगर आपसे एक स्टेटमेंट पूछा जाए कि टेम्परेचर जो है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं, मैंने क्या कहा एनसीईआरटी प्लस है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि गहराई पे जाने में 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। अब आप पढ़ने लगे, फिर आप गणित लगाने लगे वहां पे, ये तो फट जाएगा जमीन, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। तो अगर इसी रफ्तार से टेम्परेचर बढ़ने लगे, सेम रफ्तार से, तो ये तो ब्लास्ट हो जाएगा इसका, ये तो सन जैसा हो जाएगा पूरा, होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब है अगर स्टेटमेंट कभी आए कि पृथ्वी में तापमान गहराई पे जाने में लगातार सेम रेट से बढ़ता है, स्टेटमेंट सही या गलत, गलत स्टेटमेंट। ऊपरी हिस्से में बढ़ता है, नीचे को उसकी रफ्तार क्या हो जाती है, कम। यानी कोई भी चीज एक समान, न तो घनत्व सेम रेट से बढ़ रहा है, न प्रेशर का दबाव जो मेनली है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ सेम है, न तो टेम्परेचर। तो ये चीज भी क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। तो यहां पर 10-1200 होता है ये, तो टेम्परेचर ऐसे बढ़ता है। अब कई बार क्वेश्चन आ गया कि ऐसा क्यों होता, तो आप कैसे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स यहाँ पे ज्यादा एक्टिव हैं, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है, इस हिस्से में। अब मेंटल से ज्वालामुखी आता है, ये भी आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आता है असली खतरनाक चीज, कौन, भूकंप। अगर एक क्वेश्चन आए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सबसे प्रमुख कारक, सबसे बेस्ट फैक्टर कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, अर्थक्वेक। भूकंप की जो तरंगें हैं, नाम सुना ना, पी तरंगें, एस तरंगें, इन्हीं की वजह से हम सबसे ज्यादा जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। आप लिख भी सकते हो, लिख लो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत, बेस्ट वे टू नो अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, या बेस्ट सोर्स टू नो अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या है, डैश करके लिख दो, सीस्मिक वेव्स, भूकंप की तरंगें हैं। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा ज्वालामुखी, भूकंप, और मुझे पक्का भरोसा है जिसने ये पढ़ा नहीं होगा तो किस पे आंसर लगाएगा, वो ज्वालामुखी पे लगा देगा, लगाएगा नहीं लगाएगा, कहेगा नीचे से गर्मी आती है, इसका मतलब नीचे गर्म है, लगाओ ठप्पा इसी पे। तो ज्वालामुखी सिर्फ ऊपर की बात करता है, मेंटल के ऊपरी हिस्से की। भूकंप की तरंगें बिल्कुल कोर तक होके जाती हैं। अब वो कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। यहां से थोड़ा सा आपका और बढ़िया से चलेगा। देखो, अब मैं भूकंप नहीं पढ़ा रहा है, भूकंप की अलग क्लास होगी आपकी। भूकंप की क्लास कब होगी, जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ लोगे, क्लियर हो गया। अब देखो भूकंप क्या है, भूकंप का मतलब क्या है, भूमि में कंपन, है ना। जैसे इसको तो नहीं हिलाते, ये जैसे मैंने हिला दिया ये, तो ये जो पोडियम का कंपन हो गया ये, अगर मैं इस पे मार रहा हूं ऐसे और ये हिल रहा है, तो क्यों हिला ये, हाँ, क्योंकि मेरी एनर्जी जो है इस पे गई और यहां से एनर्जी का क्या है, ट्रांसफर हुआ। एनर्जी का ट्रांसफर ही तो अर्थक्वेक
है कि नहीं है? स्टैटिक काइनेटिक एनर्जी जो आप पढ़ते हो, स्थितिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, चीजें हिलने लग गई। अब भूकंप की तरंगों की स्टडी करेंगे हम। यहां पर पूरा भूकंप नहीं पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा उसका सहारा लेना है। अच्छा, अब जैसे ऐसा है, इसको ऐसे सोचो, जैसे मान लो इस जगह पे मैंने मार दिया, मारना नहीं है, समझ गया, अब मार दिया, समझ गए ना? अब ये पूरा हिलने लगेगा, ये हिलेगा। अगर मैंने हल्का सा मारा तो कंपन ऐसे जाएगा, है ना? और जोर से मारा तो और दूर तक जाएगा, और कोई खुंखारी आ गया इसमें इतना ज्यादा तो पता लगा दीवार ही फोड़ दी उसने। तो कहने का मतलब है कि यहां से जो भूकंप की तरंगें हैं या जो एनर्जी वेव्स हैं, भूकंप क्या एनर्जी वेव्स है, सीधी सी बात है, ये चारों दिशाओं में जाएंगे नहीं जाएंगे, ये बताओ? इसी को कहते हैं अर्थक्वेक। भूकंप का मतलब यही होता है, ठीक है? चारों ओर एनर्जी ट्रांसफर का भूकंप हो गया। अब भूकंप के तरंगों के बारे में स्टडी की गई कि भूकंप की तरंगें जो हैं वो कैसे कैसे मूव करती हैं, क्या क्या करती हैं, इसमें वो हुआ तो पता चला कि अगर सरफेस एक जैसा हो, धरातल क्या हो, एक जैसा। धरातल कितने प्रकार के होते हैं? तीन ही तो है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब यह है कि अगर आप कहो ये मान लो ये पूरा हिस्सा कैसा है, ठोस है, ये पूरा हिस्सा क्या है, सॉलिड है, मान लो ये ठोस है, एक ही तरीके का माध्यम है, एक ही तरीके का माध्यम है, उसकी डेंसिटी भी सब जगह क्या है, सेम है। तो भूकंप तरंगों की जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है सिस्मिक वेव्स का, वो कैसा होता है, सीधा कि टेढ़ा? सीधा, सीधे सीधे जा रही ना वो, इसको छोड़ दो, सीधे सीधे। तो भूकंप की तरंगें सीधी दिशा में गति करती हैं, पी वेव, एस वेव सब सीधे सीधे जाती हैं। ये रिसर्च से प्रूफ हो चुका है, क्योंकि भूकंप को तो हम नापते हैं ना सिस्मोग्राफ में, तो वो तो हम जानते हैं कि सरफेस एक जैसा हो, डेंसिटी भी एक जैसी हो, घनत्व चट्टानें एक जैसी हो, तो वो सीधे सीधे जाती हैं। लेकिन अगर मान लो ये आगे वाला हिस्सा है इसका, है ना, और ये लिक्विड है। अब लिक्विड का मतलब पानी मत समझना इसको, है लिक्विड का मतलब यहां पे ये है कि जो चट्टानें थोड़ी सी क्या हो गई हैं, हाँ थोड़ी सी बिहेव कर रही है किसकी तरह से, चिपचिपी हो गई। लिक्विड वर्ड छोड़ दो, इसको लिक्विड की जगह पे मोल्टन ले लेते हैं, चिपचिप, जैसे लावा होता है। या जैसे आपने सड़क बनाते हैं ना, जब हम सड़क बनाने में काला वाला जो कोलतार नहीं होता वो कैसा होता है, लसलसा जैसा होता है, बाद में ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है। उसी टाइप की चिपचिप टाइप की सड़क है ये। तो अगर उस एरिया से भी सिस्मिक वेव्स, भूकंप की तरंगें अगर, ये वाला